हेलो एंड वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, इन दिस वीडियो विल स्टार्ट द सिलेबस ऑफ जेई एडवांस्ड। जेई एडवांस इज़ अ पार्ट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या बात है कि मैथमेटिक्स बहुत विशाल सब्जेक्ट होने की वजह से, बहुत गहरा सब्जेक्ट होने की वजह से वो बहुत विशाल, बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बिकॉज इट्स द मदर ऑफ ऑल अदर साइंसेस। तो इसलिए सारी साइंस में ही मैथ्स है, तो बहुत विशाल सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया ब्रॉडली। एक है अप्लाइड मैथमेटिक्स, दूसरा है प्योर मैथमेटिक्स। इसको आप गूगल करके खुद भी देख सकते हैं, अप्लाइड मैथ और प्योर मैथ्स, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड जब मैथमेटिक्स को हम दूसरे साइंसेस में अप्लाई करने लगे, वहाँ पे उनकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वहाँ रिजल्ट्स पाने के लिए, फॉर एन एग्जांपल इन फिजिक्स, इन इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जिसमें मैथमेटिक्स सीधी लग रही है। इनफैक्ट आपकी इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आपकी मैथमेटिक्स के ही बेसिस पे सारी चीज़ें होंगी, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी इनफैक्ट। तो फॉर एन एग्जाम्पल फिजिक्स की बात करें, एकदम सिंपल फिजिक्स की बात करें, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के बारे में कि यहाँ से मान लो ये तोप है, बगल से दिखा देता हूँ, ये तोप है, इसको फेंका तो ये कितनी दूर जा कर के गिरेगा, या ये किस ट्रेजेक्ट्री में जाएगा, हमको मालूम है पैराबोला में जाता है। ये सब क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स के और इनफैक्ट कैलकुलस के, तो दूसरे ब्रांचेस ऑफ साइंस को अगर डील करने में हमारे काम आते हैं, तो हम ऐसे उसको कहते हैं, मैथमेटिक्स को कहते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। वेयर एज प्योर मैथमेटिक्स, फॉर एग्जांपल नंबर थ्योरी, प्योर मैथमेटिक्स के एग्जांपल नंबर थ्योरी, ये आईएसआई एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा इनको तवज्जो दी जाती है। वेयर एज जेई एडवांस का हमारा नाता है अप्लाइड मैथमेटिक्स के, क्योंकि जेई एडवांस इज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में कौन सी मैथमेटिक्स लगनी है भाई? अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो ज़्यादातर हमारी अप्लाइड मैथमेटिक्स ही इसमें रहेगी। लेट अस प्रोसीड। सबसे पहले तो बात चालू हुई थी, एक छोटा सा हिस्टोरिकल बात कर लेते हैं कि टाइम गैप कैसा हुआ। देखो, आर्किमिडीज ने 2500 साल पहले आर्किमिडीज ने ये बात चालू करी थी, एक एरिया ऑफ सर्कल को अप्रोक्सीमेट करके, है ना। इसने पैराबोला का भी एरिया अप्रोक्सीमेट किया था, ये हम आगे देखने वाले हैं, विल सी इट फर्दर 2-3 पेजेस बाद। दूसरी बात, जब सीधी ये इतना गैप के बाद ये 17th सेंचुरी में एडी, 17th सेंचुरी एडी का मतलब है न्यूटन का ईरा। न्यूटन, लेबनीज, वेस्ट्रॉस, कार्ल वेस्ट्रॉस वगैरह, ये सब मैथमेटिशियंस ने इसको फिर से उठाया। न्यूटन ने क्यों उठाया? वही प्रॉब्लम कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। इतने साल लग गए, इतना गैप लग गया। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गैप, जिससे कि हमें कैलकुलस के मेन कंपोनेंट समझ में आएंगे, क्योंकि कैलकुलस के कुछ कंपोनेंट डिस्कवर ज़्यादा ब्रीफली नहीं हुए थे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में थे। तो उनको एज अ सब्जेक्ट, एज अ टॉपिक डिस्कवर करना और उनको फिर से जोड़ करके, इंटीग्रेट करके एज अ टॉपिक प्रेजेंट करना, ये काम करके ही कैलकुलस में प्रोसीड किया जा सकता था। सो वी नीड टू सी द कंपोनेंट्स जिनकी डिस्कवरी की वजह से ये सब काम रुका हुआ था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है ही, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीज़ आई थी। ये करना क्यों था न्यूटन को? न्यूटन को इसलिए करना था, ये ईरा है, ईरा मैंने गलत लिख दिया ईरा। तो क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। फॉर एन एग्जांपल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इसकी वेलोसिटी v है, मान लो ये यहाँ से गिर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बताओ एट एनी टाइम t, ठीक। या फिर किसी प्रोजेक्टाइल की, यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल फेंका आपने, तो हम सबको मालूम है, अब तो मालूम है ये ऐसे जाता है, ओके। इसकी रेंज वगैरह हम सब निकाल सकते हैं, 11th में हमने निकालना सीखा भी फिजिक्स में। तो ये सब कैलकुलस के प्रॉब्लम थे जो सॉल्व करने थे, इग्नोर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा काम के थे ये। तो ऐसे में हमको सॉल्व तो करने थे। क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड थे? वी नीड कैलकुलस एज अ टूल, टू डेवलप इट एज अ टूल वी रिक्वायर्ड सम कंपोनेंट्स, तभी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी। तो सबसे पहला कंपोनेंट वाज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके पीछे की मंशा क्या थी?
इसके पीछे की मंशा थी जो ज्योमेट्री के प्रॉब्लम दिख रहे हैं, GEOMETRY, ज्योमेट्री के प्रॉब्लम जो दिख रहे हैं उनको अलजेब्रा में कन्वर्ट कर देना। और अलजेब्रा भी क्या है ना, बाद में ही डिस्कवर हुई थी, अलजेब्रा भी बाद में ही डिस्कवर हुई थी। इसका बहुत बड़ा रोल जाता है इंडियंस को, अलजेब्रा का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इंडियंस को, जहां उन्होंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन ऐसे सिंबल्स इन्होंने यूज करना चालू किए। एंशिएंट ग्रीक्स को नहीं मालूम था ये सब, तो ये इंडियंस को इसमें पूरा श्रेय जाता है। तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को आप अलजेब्रा में कन्वर्ट करो, एंड वाइस वर्सा कि ज्योमेट्री में जो दिख रहा है उसको अलजेब्रा में एज अ रिजल्ट डिड्यूस करने की कोशिश करो। वो काम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने किया। तो एक यहाँ से आपको एक झलक में मिली गई होगी कि हम जो आगे कैलकुलस पढ़ने वाले हैं उसको अलजेब्रिक बेसिस से हमको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ज्योमेट्री की प्रॉब्लम अलजेब्रा में नहीं आएंगी, इन जनरल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। क्योंकि ज्योमेट्री हमें बता सकता है सर्कल के बारे में, ज्योमेट्री विशेष कोई सिमेट्रिक कर्व्स के बारे में तो बता देगा, लेकिन कोई उबड़ खाबड़ कर्व के बारे में तो हमें कैसे बता दोगे जानकारी कोई। तो यहाँ ज्योमेट्री फेल हो जाती है, यहाँ ओनली अलजेब्रा विल वर्क। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फंक्शंस। कैलकुलस एज अ टॉपिक था स्टडी ऑफ चेंज। कैलकुलस के आप इन जनरल डेफिनेशन आप सारे हमारे फेलो टीचर्स बोलते भी हैं कि स्टडी ऑफ चेंज, कोई भी चीज चेंज हो रही है उसकी स्टडी करना, दैट इज ऑल अबाउट कैलकुलस। उसका एम ही यही है कि वी नीड टू लुक एट इट एज अ टूल। जब टूल की बात कर रहे हैं तो ऐसी चीज जो चेंज हो रही है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट इज चेंजिंग विद टाइम। तो ऐसी सारी चीजों को कौन दर्शाता है? फंक्शंस। तो इसलिए हम सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ते हैं? फंक्शन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हमको 11th में ही पढ़ा दी जाती है, फिर फंक्शंस के बारे में हमको कैलकुलस का सबसे पहला टॉपिक, क्योंकि चेंज कौन हो रहा है? अल्टीमेटली फंक्शंस। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जिस पे कैलकुलस का पूरा आधारभूत था, और इनफैक्ट आर्किमिडीज ने ये एक्सप्लॉइट भी किया था एरिया ऑफ सर्कल अप्रोक्सीमेट करने के लिए। इनफैक्ट एरिया ऑफ पैराबोला, अंडर अ पैराबोला भी निकाल दिया था आर्किमिडीज ने। ये हम आगे देखने वाले हैं 2 पेजेस बाद। तो द फैक्ट दैट एवरी स्मॉल चेंज इज अ सम ऑफ इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंजेस। इन्फिनिटी का मतलब बहुत छोटा, एक रफ लैंग्वेज में बोल दो बहुत छोटा, बहुत छोटा। जैसे छोटा देन एनी छोटा नंबर, जैसे इन्फिनिटी को हमने कहा था ना बड़ा देन एनी बड़ा नंबर, इन्फिनिटेसिमल मतलब छोटा देन एनी छोटा नंबर, एट आवर डिस्पोजल। छोटा कितना छोटा? एट आवर डिस्पोजल। ये हमारे डिस्पोजल पे काम करेगा ये शब्द, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक शब्द है, ये हमारे डिस्पोजल पे काम करेंगे। जितना छोटा हम कह दें, जितने से हम संतुष्ट हो जाएं। तो द फैक्ट दैट एवरी स्मॉल चेंज इज अ सम ऑफ छोटे 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 जो बहुत छोटे, इन्फिनिटी मतलब बहुत छोटे, स्मॉल चेंजेस, इनका ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। नेक्स्ट इज लिमिट ऑन अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। देखो कंटिन्यूअस वेरिएबल से पहले मैं एक बात करूं, लिमिट कंटिन्यूअस वेरिएबल किसको बोला जाता है? सबसे पहले कंटिन्यूअस वेरिएबल वर्सेस डिस्क्रीट वेरिएबल वर्सेस डिस्क्रीट। डिस्क्रीट जैसे जो हम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं ना, 1 2 3, डिस्क्रीट 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 वैल्यूज। कंटिन्यूअस वेरिएबल फॉर एन एग्जांपल 0 से 1 है ना, x बिलोंगिंग टू 0 से 1, कि 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज, ऐसे वेरिएबल को कंटिन्यूअस वेरिएबल। वेयर डिस्क्रीट जो नेचुरल नंबर। लिमिट हम दोनों में भी बात करते हैं, लिमिट हम दोनों में बात करते थे। तो ऑन अ कंटिन्यूअस वेरिएबल x जो हर पल चेंज होता जा रहा है, ठीक है। लिमिटिंग प्रोसेस विल स्टडी लिमिटिंग प्रोसेस इनटू 2 टॉपिक्स। सबसे पहले मैंने लिखा है इंटीग्रल, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद फाइंडिंग एरियाज ऑफ द कर्व, और ये हिस्टोरिकली सबसे पहले डिस्कवर किया था आर्किमिडीज ने। तो इंटीग्रल फाइंडिंग एरिया ऑफ आर्बिट्ररी कर्व और एरिया अंडर अ कर्व। एरिया ऑफ आर्बिट्ररी कर्व, फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी एक कर्व बना लो, है ना, मान लो क्लोज कर देते हैं हम इसको, तो इसका एरिया क्या है सबसे पहली बात। और दूसरी चीज एरिया अंडर अ कर्व, मान लो कोई कर्व बनाया हमने इन जनरल है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इन जनरल एनी कर्व, कोई सा भी कर्व बनाया, अब ये वाला एरिया क्या है, या इस कर्व में ये वाला एरिया क्या है,
ऐसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना वो कहा जाता है इंटीग्रल। और इंपॉर्टेंट बात है एरिया ऑफ आर्बिट्ररी कर्व। देखो ज्योमेट्री हमको पर्टिकुलर शेप्स के बारे में तो बता सकती है, फॉर एन एग्जांपल सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, पॉलीगॉन, ट्रायंगल्स, क्योंकि ये सब सिमेट्रिकल शेप्स हैं, है ना। सॉलिड शेप्स जैसे स्फीयर के बारे में बता सकती है, कोन के बारे में बता सकती है, सिलेंडर के बारे में बता सकती है। लेकिन आर्बिट्ररी कोई सा भी कर्व अगर होगा तो हमको इसको अलजेब्रा के थ्रू ही टैकल करना पड़ेगा, एंड वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एट आवर डिस्पोजल टू डू दैट। कि ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स को रहेगी, वो ज्योमेट्री पिक्चर वो ऐसी बन रही होगी, लेकिन हम सॉल्विंग कर रहे होंगे अलजेब्रा में। सॉल्विंग हम ज्योमेट्री में नहीं कर रहे होंगे, हम अलजेब्रा में कर रहे होंगे। तो ये चीज। दूसरी चीज डिफरेंशियल। अब यहां से न्यूटन हीरा वगैरह आ जाता है। न्यूटन की प्रॉब्लम थी ये कि डिफाइन द टर्म वेलोसिटी इन एनी आर्बिट्ररी मोशन, एंड टू डू दैट न्यूटन को, क्योंकि पहला जब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कवर हो गया था, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कवर हो गया था, तो सपोज दैट कि कोई एस और टी का कर्व है, इसमें वेलोसिटी ये टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होती है। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। दैट इसका स्लोप ये हमको वेलोसिटी बताएगी एट दिस पॉइंट वी टी, इसका स्लोप एम, इस टेंजेंट का एम टी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज वेलोसिटी एट दैट टाइम टी। तो ये प्रॉब्लम, एक तो सबसे पहले कि टेंजेंट का सबसे पहले स्लोप कैसे निकाला जाए, एंड दैट टू एनी कर्व। इंपॉर्टेंट चीज है अलजेब्रा का एम्फेसिस ही जब ही आता है, या अलजेब्रा का जोर जब आता है, जब हम एनी कोई भी रैंडम कर्व के बारे में हम जब बात करना चाहते हैं, वी नीड अलजेब्रा। तो ये इसलिए मैं बार बार एनी, आर्बिट्ररी ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, है ना, जिससे मैं एक शिफ्ट करूं अलजेब्रा की ओर। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व एंड डिफाइन द टर्म वेलोसिटी इन एनी आर्बिट्ररी मोशन। दो टाइप की प्रॉब्लम आई, इनको टैकल करने के लिए वी अगेन नीड लिमिट्स। आर्किमिडीज ने ये कर लिया था। अभी तक हिस्ट्री में जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था, जब तक कैलकुलस अपने पूरे फुल डेवलप्ड रूप में नहीं आई, आफ्टर 17th 18th एंड इनफैक्ट 19th सेंचुरी, आफ्टर 19th सेंचुरी कैलकुलस अपने पूरे स्वरूप में आई, तो उससे पहले ये चीज़ एज अ थ्योरम पढ़ाई जाती थी कि भाई एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये हमने एक पैराबोला बनाया, कर्व क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो लोग जानते थे, यहाँ तक अपोलिनस ने इतना सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो उसने डिस्कवर करी थी। ये कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, इसके अंडर का एरिया अपने को निकालना है, और ये 1/3 है। तो ये चीज़ आर्किमिडीज ने कर ली थी। अब न्यूटन की बात करते हैं। लिमिट को दो तरीके से पढ़ा हमने। सबसे पहले तो एरिया ऑफ कर्व निकालना था, दूसरा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आइए बात करते हैं लिमिट कैसे लगाते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट में। एरिया में लिमिट कैसे लगाई थी हमने, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ। आर्किमिडीज का क्या थॉट प्रोसेस था, उसका एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि सर्कल इज अ पॉलीगॉन विद इन्फिनिट नंबर ऑफ साइड्स। बहुत अटपटी सी डेफिनेशन है, सर्कल को पॉलीगॉन बना दिया आपने। सर्कल इज अ पॉलीगॉन विद इन्फिनिट नंबर ऑफ साइड। तो ऐसे में जो लिमिट प्रोसेस लगाई थी, ऐसे ही इसकी हम परिभाषा ही बदल देना चाहते हैं। व्हाट इज टेंजेंट, लिमिटिंग पोजीशन ऑफ अ सीकेंट। अच्छा, क्या मतलब है? सीकेंट तो बनाई जा सकती है भाई, सीकेंट का तो किसी को भी मतलब मालूम है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक सर्कल बना के दिखाऊं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सर्कल हियर। टेंजेंट और सीकेंट के बारे में सबको मालूम है कि ये रही कोई भी सीकेंट, और कोई भी एक लाइन बनाओ, और ये रही टेंजेंट, सॉरी ये रही कोई भी एक सीकेंट, और ये रही कोई भी एक टेंजेंट। तो ये रही सीकेंट, ये रही टेंजेंट। वी नो अबाउट दिस टेंजेंट।
लिमिटिंग पोजीशन ऑफ अ सीकेंट, लिमिटिंग पोजीशन ऑफ अ सीकेंट इज टेंजेंट, हमको ये देखना है। लिमिटिंग पोजीशन ऑफ सीकेंट इज टेंजेंट, हमको ये देखना है क्या हो रहा है। सबसे पहले सपोज दैट एक मैंने सर्कल ले लिया, इस सर्कल पे एक पॉइंट पी लिया, यहाँ पे हमने एक टेंजेंट बनाई जिसका नाम है टी पी, टेंजेंट एट पॉइंट पी। ओके, अब यहाँ से हमने सीकेंट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉइंट लिया P1, यहाँ से मैंने एक सीकेंट बनाई जिसका नाम है P1P, ये एक सीकेंट है जिसका नाम है P1P। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा P के पास आया, क्यों I want to apply tangent as a limiting position of a secant, and hence to apply the definition, to apply the word limiting, I need the word tend to। तो P1 is tending towards P। Suppose that P1 इस प्रोसेस में एक पोजीशन पे आया जिसका नाम था P2, अगला इस प्रोसेस में एक पॉइंट हमको मिला P3, है ना। ऐसे 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 ये प्रोसेस कभी नहीं रुकना, टेंडिंग टुवर्ड्स P। ओके, सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन द लेंथ P1P, ये पीले कलर के इससे ये जो लेंथ है इस कॉर्ड की लेंथ P1P, दूसरे कॉर्ड P2P, तीसरी कॉर्ड P3P, इसमें से किसकी लेंथ सबसे ज़्यादा बड़ी है। हमको मालूम है P1P की लेंथ सबसे ज़्यादा बड़ी है। जब P1P की लेंथ सबसे ज़्यादा बड़ी है तो ये सेंटर पे सबसे ज़्यादा एंगल सबटेंड करेगा। और हमको एक फैक्ट मालूम है, आई एम यूजिंग अ फैक्ट, अगेन आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल। एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मान लो कोई भी एक टेंजेंट है, और कोई भी एक सीकेंट है, कोई भी एक ऐसे बनाओ, कोई भी एक टेंजेंट है, कोई भी एक सीकेंट है, ये बना दी। तो इनके बीच का जो एंगल होता है एंगल अल्फा, वो वही एंगल होता है जो ये कॉर्ड सबटेंड करेगी आर्क पे, ये एंगल अल्फा। ओके, और अगर ये आर्क पे अल्फा एंगल सबटेंड करती है तो इस सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, 2 अल्फा, है ना। और ये जो एंगल है वो कितना है, 90 माइनस अल्फा। इंपॉर्टेंट, ये मैं रेड कलर के से लिख रहा हूँ 90 माइनस अल्फा, क्योंकि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है आपको अगली चीज बताने के लिए। क्या, सपोज दैट P1P अल्फा 1 एंगल बना रहा था, P2P अल्फा 2 एंगल बना रहा था, P3P अल्फा 3 एंगल बना रहा था। तो हमको सीधा बात मालूम है अल्फा 1 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 2 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 3, क्योंकि जितनी बड़ी कॉर्ड वो उतना बड़ा एंगल सबटेंड करेगी। सर्कल की प्रॉपर्टी है कॉर्ड ऑफ हायर लेंथ, कॉर्ड ऑफ ग्रेटर लेंथ विल सबटेंड अ ग्रेटर एंगल एट द सेंटर। तो अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 3। तो हमें मालूम है जैसे P1 टेंड करता जाएगा या अप्रोच करेगा P को। अब अप्रोच करने का क्या मतलब है, लिटरली मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना। इसलिए ये शब्द का यूज किया जाता था, डेफिनेशन में भी हम लोग करने लगे, टेंडिंग, अप्रोचिंग। टेंडिंग मतलब लिटरली मोशन हो रहा है। तो ये अभी जब ये मोशन होता जाएगा ऐसे ऐसे कभी नहीं रुकेगा। अब कभी नहीं रुकेगा तो एक पॉइंट आएगा P4 जो उससे भी छोटी कॉर्ड बनाएगा, और P5 जो उससे भी छोटी कॉर्ड बनाएगा, एंड हेंस एंगल अल्फा आई मतलब अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, ऐसे ऐसे ये प्रोसेस कभी नहीं रुकने वाला। जब ये प्रोसेस कभी नहीं रुकने वाला तो 90 माइनस अल्फा आई ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। मतलब 90 माइनस अल्फा 1 लेस देन 90 माइनस अल्फा 2 लेस देन 90 माइनस अल्फा 3, ऐसे ज़्यादा कितना हो सकता है, 90 डिग्री ना। तो हम ये कह रहे हैं
कि भाई जैसे P टेंड करेगा P की तरफ, ये एंगल टेंड करने लगेगा 90 की तरफ। कौन सा एंगल? ये एंगल टेंड करने लगेगा 90 की तरफ, और ये लेंथ अल्टीमेटली 0 होती चली जाएगी। PPI या PPN लिख दो, आपको N लिखने का ज़्यादा मन कर रहा होगा, N लिख दो। PPN लेंथ PPN इज टेंडिंग टू 0। ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट, गोल्डन कलर के से इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं कि लेंथ PPN इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड हेंस दिस एंगल इज टेंडिंग टुवर्ड्स 90 डिग्री। और क्या हम कह दें, तो जो सीकेंट है, जो हमारी सीकेंट है, अच्छा सबसे पहली बात तो ये सीकेंट, ये यहाँ तक, यहाँ PPI तक तो इसको कॉर्ड कहते हैं, है ना। अब जब कॉर्ड को हम एक्सटेंड कर दें, देखो एक्सटेंड कर दी हमने कॉर्ड, है ना, तो क्या हमारे सामने एक सिचुएशन आती जा रही है कि एक लाइन हमारे सामने दे रखी है जो कि हमारी टेंजेंट लाइन, एक बीच में कहीं ऐसी लाइंस हैं, एक ऐसी जा रही है, एक ऐसी, जिसके साथ इसका एंगल धीरे धीरे, देखो एंगल अल्फा आई, ये जो एंगल है, एंगल ये 0 की तरफ तो जा ही रहा है, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अल्फा एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ऑब्वियसली। अल्फा एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये धीरे धीरे फ्लैट होती जा रही है। कौन सी? रेड कलर की लाइंस, जो रेड कलर की मैंने जो लाइंस बनाई, ये धीरे धीरे फ्लैट होती जा रही हैं टुवर्ड्स द गोल्डन वन। और ये कितनी फ्लैट हो सकती हैं? कितनी भी फ्लैट हो जाएंगी अल्टीमेटली। ये देखो ना, ये एंगल जूम करके दिखा देता हूं, ये देखो, ये थोड़ा बहुत ही एंगल बचा है, ये भी 0 कर लेगा। ये देखो, इससे भी छोटा एक एंगल ये कर नहीं रहा है, लेकिन पॉसिबल है ना, इससे भी छोटी हम बना सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि जैसे जैसे ये पॉइंट टेंड कर रहा है P1 टेंड कर रहा है P की ओर, हमारी क्या हो रही है, ये जो सीकेंट है, ये जो सीकेंट्स हैं, ये टेंजेंट की ओर टेंड कर रही हैं, एंड हेंस द लिमिटिंग पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी? फ्लैट। रेड वाली गोल्डन कलर वाली को कॉन्साइड कर जाएगी लिमिटिंग पोजीशन में। एक ख्याल की बात, जब हम कभी ना रुकेंगे तो टेंजेंट एज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ सीकेंट, ये हमने देखा इन अ सर्कल। इसी डेफिनेशन को मुझे एक्सटेंड करना है। अब यहाँ से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जेईई एडवांस सिलेबस। इसकी लिमिट्स, द स्टैंडर्ड बात है, लिमिट्स की ये सब बात है। सबसे पहले तो इसी प्रॉब्लम से हम उठाते हैं कि हमें टेंजेंट वगैरह ये सब बनानी क्यों है। तो देखो, फॉर एनी अनब्रोकन एंड स्मूथ कर्व, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अनब्रोकन, इसको विल डिफाइन लेटर। अनब्रोकन का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस, है ना। स्मूथ का क्या मतलब है? डिफरेंशिएबल। अनब्रोकन स्मूथ कर्व, मैक्सिमा मिनिमा पे इसकी टेंजेंट फ्लैट हो जाती हैं। आप देखो, खुद ही ऑब्जर्व करो, ये देखो बढ़िया सा कंटिन्यूअस सा कर्व है। कंटिन्यूअस सा कर्व मतलब ऐसे सारे कर्व जो बिना पेन हम उठाए बना सकते हैं, बिना पेन उठाए बना लो। तो इसमें देखो, जितनी भी रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट हैं, रिलेटिव क्रस्ट एंड ट्रफ, रिलेटिव मतलब क्रस्ट एंड ट्रफ। अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा, TROUGH, सॉरी, ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ पे इसकी जो टेंजेंट है वो देखो एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाती है। किसी भी कर्व में आप बना करके देख लो, मैंने दूसरा कर्व बनाया इसलिए था कि अगेन ये बात यहाँ पे ट्रू हो रही है, क्रस्ट एंड ट्रफ वाली बात। तो रिलेटिवली मैक्सिमा एंड मिनिमा वाली बात जब हम कर रहे होंगे क्रस्ट एंड ट्रफ पहचानने की किसी कर्व में, तो हमको इसकी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट देखनी होंगी। किसके लिए? फॉर अनब्रोकन स्मूथ कर्व के लिए। और
इसमें ऐसे में अगेन वी रिक्वायर द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी रैंडम कर्व, एनी आर्बिट्ररी कर्व। तो ऐसे में हमको क्या चाहिए, एल्जेब्रिक डेफिनेशन ऑफ द स्लोप, है ना, एल्जेब्रिक डेफिनेशन हमको चाहिए। तो एल्जेब्रिक डेफिनेशन से ये तीसरी डेफिनेशन जिसको समझाने के लिए इतना सब आपको इतिहास और एल्जेब्रा और ज्योमेट्री में बताना पड़ा, ये डेफिनेशन समझाने के लिए। इफ इसको रीड आउट कर रहा हूं मैं, ये डेफिनेशन नाउ विल स्टार्ट बिकमिंग मैथमेटिकल। ये डिप्लोमेटिक वर्ड है यार, ये तो टेंडिंग टू, अप्रोचिंग टू, ये तो डिप्लोमेट लॉयर्स वगैरह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो प्रिसाइज मैथमेटिकल ना हो, है ना। प्रिसाइज थोड़ा बहुत मैथमेटिकल ये था, ये इससे ज़्यादा मैथमेटिकल है ना। अब ये एकदम ही मैथमेटिकल डेफिनेशन हम बोलने वाले हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड एल कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज बाई टेकिंग द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड सी सफिशिएंटली स्मॉल। इंपॉर्टेंट चीज, वी हैव टू टेक द डिफरेंस between x and c sufficiently small for because we want the difference between f of x and l to be small as we please, arbitrarily small, ऐसी कोई मैं कह देता हूँ arbitrarily small, then l is the limit of f of x। इसी डेफिनेशन को हमको बनाना है प्रॉपर मैथमेटिकल टर्म्स में। अब एक अटेम्प्ट कर रहे हैं हम एल्जेब्रिक डेफिनेशन बनाने के लिए। सबसे पहले हमें सेंस क्या क्लियर होना चाहिए, व्हेन कैन समथिंग बी कॉल्ड एज लिमिट ऑफ अदर थिंग। सबसे पहला ये क्वेश्चन कि व्हेन द डिफरेंस बिटवीन देम कैन बी मेड आर्बिट्ररी स्मॉल। पहली मैथमेटिकल चीज, फर्स्ट मैथमेटिकल चीज क्या, द डिफरेंस डेल्टा, यानी कि अच्छा डिफरेंस मॉड के साथ दिखाया जाता है हमेशा। द डिफरेंस कैन बी मेड आर्बिट्ररी स्मॉल, आर्बिट्ररीली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन डिप्लोमेटिक शब्द है, क्योंकि हम कह रहे हैं स्मॉल एट आवर डिस्पोजल। जैसे कि मैं कहूँ ये 1/10 से भी छोटा कर सकता हूँ, इसको मैं 1/100 से भी छोटा कर सकता हूँ, 1/1000, फॉर दैट मैटर कोई सा भी नंबर ले लो आप, मुझे कोई सा भी नंबर आप इमेजिन करके बता दो कि सर क्या मैं इसको 10⁻⁻10 से छोटा कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बट कैसे कितना भी छोटा कर सकते हैं, कैसे? एग्जाम्पल्स में भी देखा था, पहली वीडियोस में भी देखा था हमने कि बाई टेकिंग बाई कंट्रोलिंग देयर इनपुट्स और बाई टेकिंग एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू सी, है ना, सफिशिएंटली क्लोज टू सी, या कहने का मतलब है द डिफरेंस जो एक्स और सी का है ये भी उस अनुपात में छोटा होना चाहिए। जैसे कि अगर सपोज दैट एफ ऑफ एक्स, इसको मैं अगले पेज पे दिखा देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एकदम सिंपल सा फंक्शन ले लो। नाउ आई वांट टू फाइंड व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस थिंग। तो हमने क्या कहा कि ऐसा कोई नंबर है एल, सपोज दैट एल इज इक्वल्स टू 1, मैं चेक करता हूं, चेक तो x माइनस 1 एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स कह दो, एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ये था एल को चेक कर रहे हैं, तुक्का मार दिया। ये अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा कि सर आपने तुक्का ऐसे ही कैसा मारा, तुक्का मारा। एफ ऑफ एक्स माइनस 1, क्या इसका डिफरेंस, मैंने आपको बता दिया इसकी लिमिट 1 है, 1 पे। तो सपोज तो इसको प्रूव करना है, तो कैसे करें, एफ ऑफ एक्स माइनस 1, क्या इसका डिफरेंस बहुत छोटा किया जा सकता है। अच्छा, डिपेंड करेगा x पे, इसका आंसर है डिपेंड करेगा x पे। अच्छा, मान लो तुम मुझे इसका डिफरेंस 1/100 से कम करके दिखाओ, 1/100 से कम करके दिखाओ तुम मुझे इसका डिफरेंस। अच्छा, कैसे करें, सबसे पहले तो जान लो एफ ऑफ एक्स क्या है, गोल्डन कलर के पेन से लिखता हूँ ये प्रोसेस। सबसे पहले जान लो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज ऑफ एक्स, ठीक, माइनस 1, इसका डिफरेंस 1/100 से कम करके दिखाओ। किसी ने कह दिया दिखाओ ही दिखाओ, तो बहुत आसान है, तो सिंपल सी इनइक्वालिटी आ गई। क्या इनइक्वालिटी आ गई, देखो x माइनस 1 लेस देन 1/100 से माइनस 1/100 से 100, तो x माइनस 1 का डिफरेंस अगर हम माइनस 1/100 से 100 के बीच में, x माइनस 1 का डिफरेंस ऑलवेज कम विद मॉड्यूलस। अगर x माइनस 1 का डिफरेंस
हम लेस देन 1/100 ले लें साहब, तो हमारी डिजायर्ड चीज कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहली बात, डिजायर्ड चीज क्या है कि एफ ऑफ एक्स और एल का डिफरेंस 1/100 से कम होना चाहिए। हाँ, सिर्फ इतनी डिजायर्ड चीज नहीं है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अगला डिजायर्ड जो हमारा चीज थी, मैं आपको वापस ले जाता हूं, ऑल द वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज, ऑल इट्स वैल्यूज, सारी वैल्यूज। क्या अच्छा, क्या ये सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है? क्या एक भी ऐसी वैल्यू है, कैन यू फाइंड एक भी ऐसी वैल्यू है, ऐसी वैल्यू? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गोल्डन कलर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी एक भी वैल्यू है इस इंटरवल में, किस इंटरवल में? x - 1 लेस देन 100। अब x जिस भी इंटरवल में लाई करेगा, है ना, क्या इसमें क्या ऐसी वैल्यू है x की? ऐसी क्या एक भी ऐसी वैल्यू है x की? किसमें? इसमें, इस इंटरवल में, सच दैट f ऑफ x - 1/100 से बड़ा हो जाए। बताओ, है क्या एक भी ऐसी वैल्यू? नो। कंटिन्यू कर दिया मैंने अगले पेज से। नो, ऐसी एक भी वैल्यू नहीं है कि अगर ये एक बार ऐसा हो गया तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम कैसे पढ़ते हैं? द डिफरेंस बिटवीन f ऑफ x एंड 1 कैन बी मेड एज स्मॉल, बशर्ते x और 1 का डिफरेंस तुम्हें उस अनुपात में छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे x और 1 का डिफरेंस यहाँ पे मुझे 1/100 से कम करना पड़ेगा अगर यहाँ 1/100 चाहिए। इसमें तो बहुत बढ़िया सी चीज़ है ये, है ना, क्योंकि अगर इसमें मुझे f ऑफ x, दूसरी चीज़ f ऑफ x - 1 का डिफरेंस मुझे 10⁻⁻4 से छोटा चाहिए, तो x - 1 का डिफरेंस अगेन, हाँ, आप 10⁻⁻4 से छोटा ले लो। ऐसी सारी वैल्यूज के लिए ऑल वैल्यूज, ऑल, है ना, ये मैं हमेशा साथ में लेकर के चल रहा हूँ, है ना, क्योंकि सारी ऐसी x की वैल्यूज के लिए ऐसा ट्रू हो जाएगा कि f ऑफ x की वैल्यूज जो आएंगी वो उसका डिफरेंस 1 से 10⁻�4 से छोटा हो जाएगा। और इनफैक्ट 10⁻�4 क्यों? ये कोई स्पेशल चीज़ है? 10⁻⁻4 ही क्यों? 10⁻⁻6, 10⁻⁻8, 10⁻⁻10 करोड़, कितना भी छोटा, आर्बिट्ररीली स्मॉल। मैं क्या कर रहा हूं? मैं छोटे नंबर्स ले रहा हूं, डिफरेंस को छोटे करने की बात कर रहा हूं, तो लिमिट की मैं बात कर रहा हूं। मैं बड़ा क्यों करूंगा फर्जी में डिफरेंस? इतना आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो छोटा करना, डिफरेंस को छोटे करने की कला, कितना छोटा? आर्बिट्ररीली, ARBITRARILY, आर्बिट्ररीली मतलब रैंडमली छोटा कर सकता हूँ, बशर्ते x को कुछ इंटरवल में लेना पड़ेगा। अब x को उस इंटरवल में आपको लेना पड़ेगा और उसकी सारी वैल्यूज के लिए ऐसा अगर हो तभी हम 1 को लिमिट कह सकते हैं सारी वैल्यूज के लिए। तो यहां से डेफिनेशन बननी चालू हुई, क्या? डिफरेंस कैन बी मेड आर्बिट्ररी स्मॉल बाय कंट्रोलिंग देयर इनपुट्स, है ना। दो इंपॉर्टेंट चीजें। अब इसी को अप्लाई करने की कोशिश करो। लेट अस सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे आई गई, क्योंकि सबसे पहला कंपोनेंट है। कर्व क्या है? पैराबोला। हमारा स्टैंडर्ड f ऑफ x इज इक्वल टू x²। इसी को हम y कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करते हैं, ऐसे कर दिया, है ना। अब मैं सपोज दैट एक सीकेंट बनाता हूं। क्यों? आई वॉन्ट टू गो टू अ टेंजेंट, तो मैं उस पॉइंट से जहां पे मुझे टेंजेंट चाहिए उस पॉइंट से सीकेंट बनाता चला जाऊं और उनको धीरे धीरे टेंड कराता जाऊं उसी पॉइंट पे। सीकेंट का जो दूसरा छोर होगा, एक छोर तो ये हो जाएगा भाई जहां पे मुझे टेंजेंट चाहिए, मुझे 1,1 में टेंजेंट चाहिए। रिमेंबर द सर्कल, जहां मुझे टेंजेंट एक मैंने बनाए रखी थी उस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे एक एंड लेकर के सीकेंट बनाओ, मतलब कि जूम कर दिया है मैंने।
मतलब 1,1 अगर आपको इस पे टेंजेंट चाहिए तो इस पे रख करके सीकेंट बनाई। साहब मान लो ये पॉइंट P1 है ना, जैसा सर्कल के केस में था। अब ये धीरे 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 टेंड करेगा किसकी ओर, 1 की ओर। 1 की ओर जाना है इसको, 1,1 की ओर, इसका कोऑर्डिनेट 1,1 की ओर जाना चाहिए। और इसकी लिमिटिंग पोजीशन इसकी P हो जाएगी। मान लो सपोज दैट इसको पॉइंट P नाम देता हूं मैं, इसकी लिमिटिंग पोजीशन वही हो जाएगी। तो इसकी लिमिटिंग सीकेंट इज नथिंग बट टेंजेंट यहां पे हो जाएगी हमारी। ये ऐसी टेंजेंट हो जाएगी, ऐसी कोई रफ सा है तो रफ सी, ये टेंजेंट ब्लू कलर की सी मैंने बनाई, ये टेंजेंट हो जाएगी। इसकी लिमिटिंग पोजीशन हम लेते हुए चले जाएं। तो कैसे करें? सबसे पहले तो इतना मुझे समझ में आ रहा है, सीकेंट निकालनी पड़ेगी मुझे। सबसे पहले सीकेंट का स्लोप निकालो। सीकेंट का स्लोप गोल्डन कलर के से सीकेंट कोई भी फॉर थोड़ी देर के लिए, फॉर सम टाइम, मुझे माफ करना ये करने के लिए, फॉर सम टाइम ऐसा मान लो x बिलोंग टू 1 to 2 मान लो, क्योंकि हम सपोज दैट P1 को 2 से ही चालू कर देंगे ना, और फिर उसको धीरे धीरे ले आके ऐसे सपोज दैट x थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मान लो मेरी गुस्ताखी को माफ करो, मान लो। अब सीकेंट का स्लोप लिखो, कोई भी एक पॉइंट जो होगा वो उधर पे x,x² होगा। स्लोप हमको मालूम है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके, इसकी लिमिटिंग वैल्यू ब्रैकेट में, या इसको थोड़ा सा हल्का सा मैं दूर लिख देता हूँ इससे, भाई थोड़ा सा दूर हो जाओ तुम अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि लगाएंगे इस ऑपरेटर को इधर पे लगाएंगे x² - 1 अपॉन x - 1। अब जैसे कि ये सीकेंट जैसे कि ये पॉइंट धीरे धीरे P की ओर जाना चालू करेगा, है ना, क्योंकि एक छोर ये हमने फिक्स कर रखा है, P तो हमने फिक्स ही कर रखा है। जो भी सीकेंट हम बनाएंगे उसका एक छोर तो ये रहा, दूसरा छोर धीरे धीरे तो ये लिमिट आएगी इसकी। कुछ देखो, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को आई हैव कन्वर्टेड इनटू एन अलजेब्रिक प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को अलजेब्रिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। अब x² - 1 अपॉन x - 1, इसकी लिमिट हमको खोजनी है, लिमिटिंग वैल्यू इसकी x² - 1 अपॉन x - 1, इसकी लिमिटिंग वैल्यू। एंड when x is tending towards 1। ओके, सपोज दैट इसको g of x कुछ मान लो, इसकी हमको लिमिट निकालनी है x is tending towards 1, और we want to find out a number L such that the difference between g of x minus L is arbitrarily small, is less than arbitrary chosen number, या कह दो arbitrary small, समझ जाना इसको। It is arbitrarily small when the difference between x minus 1 is also something correspondingly उतना small, है ना। अगर ये उतना स्मॉल हो जाए देन L क्या हमारा डिफरेंस g of x और L का हमारा उतना कम हो जाए, तो ऐसा L खोजना है हमको, L खोजना है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें मालूम है g of x, ब्लैक कलर के पेन से लिख देता हूं, g of x की डोमेन में 1 नहीं है, इसमें डोमेन में 1 नहीं है। हमने थोड़ी देर के लिए डोमेन थी इसकी 1 से 2, हमने थोड़ी देर के लिए 1 से 2, मेरी गुस्ताखी आपने माफ कर दी थी, 1 से 2। अब हमको इसकी लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले जब ये डोमेन में नहीं है, जब g of x की डोमेन में 1 नहीं है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, एक कॉमन फैक्टर जो मुझे
1 का नाम का दिख रहा है, इसको मैं बखूबी उड़ा सकता हूँ, बिल्कुल उड़ा दिया साहब। तो ये क्या बन गया अब x + 1, क्यों? क्योंकि x बिलोंग टू 1 से 2। आपने मेरी गुस्ताखी माफ कर रखी है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेयर दिस नंबर इज टेंडिंग, टेंडिंग टू वेयर क्वेश्चन मार्क एज x इज टेंडिंग टू 1, है ना। या फिर इसको ऐसे देखो, x + 1 कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, जैसे वो x1 को एक्यूमुलेट हो रहा है, x1 को एक्यूमुलेट हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, और वेयर इज दिस नंबर टेंडिंग टू, इसको एक्यूमुलेशन की भाषा में कि कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है। तो कैसे कहें, देखो लॉजिकली कोई भी एक नंबर लाइन बना लो, लॉजिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गैसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गैसिंग द लिमिट, है ना। सबसे पहले पेन डाउन, आपको एक बात बता दूं, अभी जो लिमिट है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक नंबर गैस करेंगे l, विल गैस अ नंबर l एंड देन विल सी द डिफरेंस बिटवीन f ऑफ x, क्या ये आर्बिट्रली स्मॉल होता है, बाय कंट्रोलिंग द डिफरेंस ऑफ x and 1 के डिफरेंस को कंट्रोल करके। तो थोड़ी देर के लिए लिमिट एवेल्युएट करने की बातें भूल जाओ कि लिमिट आप कैसे जंप कर गए डायरेक्ट इस L पे, नहीं, अभी हम गैस करने की बात कर रहे हैं। सपोज दैट गैसिंग एंड प्रूविंग, वी आर गैसिंग एंड प्रूविंग। तो मैंने गैस से मालूम लग रहा है मुझे इसकी लिमिट 2 की ओर जा रही है ना। अब ये अगेन आप मेरी गुस्ताखी माफ करना साहब, आपको कैसे गैसिंग से मालूम लग गया, देखो ये कहीं है 0, ये कहीं है नंबर लाइन पे 1, ये कहीं है 2, ऐसे है ना। मान लो सपोज दैट मैंने कहा x को ये एक नंबर था, या x + 1 की बात करनी है मुझे, x को ये एक नंबर था गिवन दैट, है ना। हम अब x को लेकर के चलते हैं, इनपुट को लेकर के, x 1 की तरफ एक्यूमुलेट कर रहा था, है ना। सबसे पहला फैक्ट, पहला यहां से देखो, x 1 की तरफ एक्यूमुलेट कर रहा था। दूसरा क्वेश्चन, x + 1 कहाँ एक्यूमुलेट करेगा, तो अरे लॉजिकल सी बात है, x जब 1 की तरफ एक्यूमुलेट करता है तब मैं क्या कहता हूं कि 1 के अराउंड कोई सा भी एक इंटरवल ले लो, उसमें इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज ऑफ x लाई करेंगी। ओके, तो यही चीज आप x + 1 के लिए मतलब वो कर दो, क्योंकि स्पेसिफिकली कहा गया है कि x 1 को एक्यूमुलेट कर रहा है, स्पेसिफिकली कहा गया है x 1 को एक्यूमुलेट कर रहा है, मतलब 1 के अराउंड कोई सा भी नंबर ले लो। अब x + 1, देखो अब मैं इसमें 1 जोड़ दूं, तो ये वही तो बात हो गई कि भाई आप 2 के अराउंड अब कोई सा भी इंटरवल ले लो तो x + 1 तो वहीं एक्यूमुलेट करेगा ना, क्योंकि देखो ये सारी वैल्यूज 1 के आसपास। देखो मैं इसको ऐसे बोलता हूं, है ना, एक x होगा 1 के इर्द गिर्द, 1 के इर्द गिर्द ये बहुत ही अनमैथमेटिकल वर्ड है, मुझे माफ करना। x होगा 1 के इर्द गिर्द, तो x मतलब 1 के इर्द गिर्द, मतलब कि x माइनस 1 का डिफरेंस बहुत छोटा है। वो छोड़ो आप, ये डिफरेंस वगैरह छोड़ो, 1 के इर्द गिर्द, है ना। तो x + 1 मतलब 1 के अगल बगल x की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। तो x + 1, इसी में तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। तो x + 1 के इर्द गिर्द था x, मतलब इसकी वैल्यू सपोज दैट 1 ± कुछ ऐसी छोटी सी 10⁻⁻⁶, ऐसी कुछ वैल्यूज 1 के इर्द गिर्द। तो इसमें ही +1 जोड़ दो, उसमें क्या है 2 ± 10⁻⁻⁶। ये 10⁻⁻⁶ कुछ नहीं है, ये कोई सा भी रैंडमली चूजन नंबर है, रैंडमली चूजन है, ऐसा कोई सा भी छोटा सा रैंडमली चूज कर लो आप, रैंडमली चूज इट एट योर ओन विल, हाँ।
लेकिन बात ये है सारे x के लिए ऐसा होना चाहिए। ऑब्वियसली कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं है मेरा कि अगर x 1 की तरफ एक्यूमुलेट कर रहा है तो x + 1 2 की तरफ एक्यूमुलेट नहीं करेगा, यानी कि एक आध ऐसी वैल्यू होगी जो भाई निकल जा रही होगी इससे बाहर। ऐसा कोई लॉजिकल रीजन हमारे सामने है नहीं। तो एकदम सिंपल सीधी सी बात कि अगर x 1 को एक्यूमुलेट किया तो x + 1 कहाँ एक्यूमुलेट किया, 2 को, टेंडिंग टू 2। अब इसी को हमको प्रूव करना है, इसी को हमको डेफिनेशंस लगा करके प्रूफ करना है। क्या, गिवन। पहले तो मान लो, पहले तो मेरी गुस्ताखी माफ करो, गैसिंग से मैंने, ऐसा नहीं कह दो, गिवन नहीं लिखो इसको ऐसा कह दो, गैसिंग से मुझे मालूम लगा दैट L इज इक्वल्स टू 2। मुझे ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? मैं डेफिनेशन बनाने के प्रोसेस में हूं अब। क्या, द डिफरेंस बिटवीन f of x minus 2, द डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन f of x minus 2, कैन वी मेक इट वेरी स्मॉल, कैन वी मेक इट वेरी स्मॉल फॉर सपोज दैट आई से कैन यू मेक इट स्मॉलर देन, वही चालू कर देंगे अपन अपना, है ना, रट्टा चालू कर देंगे, क्या इससे भी छोटा, क्या इससे भी छोटा, क्या इससे भी छोटा, क्या इससे भी छोटा कर सकते, इससे भी। अब ये इन सब को, ये रट्टा करने से अच्छा है ना एक इसको एप्सिलॉन कह दिया करो। ये सब जो रट्टा है, ये सब जो रट रहे हो, क्या इससे भी छोटा, क्या इससे भी छोटा, हाँ भाई इससे भी, अब कितने जवाब दें तुमको, हाँ भाई इससे भी छोटा, इससे कह दो एप्सिलॉन, कह दो एप्सिलॉन कि भाई एक नंबर छोटा चुन लो, उससे छोटा, है ना, मान जाओ, ठीक है साहब, एप्सिलॉन चुन लो। ये सब कहाँ तक रटते रहोगे, एप्सिलॉन चुन लो। तो f of x माइनस 2 का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा क्या आप कर सकते हो फॉर ऑल x in some interval near to, देखो फॉर ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मैं इसको डेफिनेशन से कैरी करता हुआ आ रहा हूं, मैं ऑल को ढोता हुआ आ रहा हूं जानबूझ करके, कि ऐसी कोई भी ऐसी वैल्यू एक भी नहीं होनी चाहिए जो निकल जाए, तभी हम लिमिट की बात करेंगे। एक्यूमुलेशन पॉइंट की बात अलग है, लिमिट की बात अलग है, इसमें कि सारी की सारी वैल्यूज होनी चाहिए, है ना। हाँ, तो फॉर ऑल x इन सम इंटरवल व्हाट नियर टू x, क्या लिया था 1, है ना। फॉर ऑल x इन सम इंटरवल नियर टू 1, कोई एक इंटरवल लिया, नहीं, फॉर सम स्मॉल, ऐसा लिख दो, कंटेनिंग, ऐसा लिख दो, फॉर सम स्मॉल इंटरवल अराउंड 1 लिख दो, अराउंड 1, है ना, क्योंकि हमने तो x अपनी 1 से 2 ले रखी है ना, मैंने गुस्ताखी कर रखी थी, मैंने स्पेसिफिकली गुस्ताखी कर रखी थी, 1 से 2 ले रखा था, है ना। तो कोई सा भी छोटा सा इंटरवल अराउंड 1, है ना, उसमें क्या अगर x की सारी वैल्यूज के लिए f of x और 2 का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकता है ना। अब ये जो एप्सिलॉन वाली चीज है, इसको हम यूज करना सीखते हैं। क्यों? फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि देखो टेंट, क्या फिर से आप पूछोगे, है ना, गैसिंग कर ली मैंने L = 2। अब गैसिंग करने के बाद आपने एक क्वेश्चन पूछा, क्या f of x और 2 का डिफरेंस आर्बिट्रली स्मॉल किया जा सकता है। अब आर्बिट्रली का क्या मतलब है कि मुझसे पूछा जाएगा कि क्या इसका डिफरेंस इतना छोटा कर सकते हो, अच्छा क्या इतना कर सकते हो, क्या 1/10 करोड़ से भी छोटा, क्या इससे भी छोटा कर सकते हो, क्या उससे भी, क्या इससे भी, क्या उससे भी। अब ये सबसे, इससे भी, उससे भी, इससे भी, उससे भी बच जाओ, आप एप्सिलॉन कह दो, क्या तुम इसका डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हो। अब एप्सिलॉन अपने आप में इन सबको धारण करा हुआ, एप्सिलॉन अपने आप में, तुम समझो इन सबको धारण, इन सब प्रश्नों को धारण अपने आप में उसने कर लिया एक साथ, कि क्या इससे भी छोटा, उससे भी छोटा, छोटा छोटा छोटा, कोई सा भी छोटा, कोई सा भी छोटा, कोई सा भी छोटा। तो हम कह देंगे एप्सिलॉन सबसे पहले तो ग्रेटर देन 0, कोई सा भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इन सबको, इन सारे ऐसे नंबर्स को एप्सिलॉन कह दो,
छोटे 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 जिनके बारे में आप पूछना चाहते हो, क्या तुम इसका डिफरेंस अब कहो, अब फिर से रिफॉर्मुलेट करो, क्या तुम इसका डिफरेंस एफ ऑफ एक्स और 2 का डिफरेंस उस एप्सिलन से जो मैंने चुन के तुमको दिया उस एप्सिलन से छोटा कर सकते हो? अगर हाँ तो किन शर्तों पे? और पहले तो कर सकते हो, पहली बात तो हाँ, तभी तो मैंने कहा लिमिट 2। बस शर्तें किन शर्तों पे कि भाई x को 1 के आसपास लेना पड़ेगा, यानी कि चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसकी शर्त सुन लेते हैं। तो शर्त कौन बताएगा? f ऑफ x। f ऑफ x का नाम क्या है? x प्लस 1। f ऑफ x का नाम है x प्लस 1 माइनस एल, f ऑफ x माइनस एल। मुझे इसको कहना है कि भाई तू एप्सिलन से छोटा हो जा, ठीक है। बशर्ते x को कुछ होना पड़ेगा, तो यहीं से सॉल्व करके निकाल लो, x माइनस 1 है ना, लेस देन एप्सिलन। अरे इनफैक्ट x और 1 का देखो डायरेक्ट ही आ गई, ये तो हमारे सामने कंडीशन क्या, बशर्ते x और 1 का डिफरेंस और 1 का डेल्टा डिफरेंस एप्सिलन से छोटा हो, भी लगा दो, भी ब्रैकेट में, क्योंकि ये भी एप्सिलन आया, ये भी एप्सिलन आया, तुक्के से आया, ये हर बार जरूरी नहीं का डिफरेंस डेल्टा एप्सिलन से भी छोटा हो जाए, छोटा हो जाए। देखो ये शर्त किसने बताई हमको? f ऑफ x ने बताई, ये शर्त हमको f ऑफ x ने बताई। अब कोई रैंडमली चूज कर लो f ऑफ x, है ना। अब हमने कहा कोई रैंडमली डेफिनेशन आप फॉर्मुलेट करने की कोशिश करो। सपोज दैट f ऑफ x इज टेंडिंग टुवर्ड्स l। इसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करो। पहली चीज कि क्या मैं क्योंकि सबसे पहले फंक्शन की बात हो रही है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्या मैं f ऑफ x और l का डिफरेंस एप्सिलन से छोटा कर सकता हूं? एप्सिलन कौन? एप्सिलन वो भावना, कौन सी भावना कि क्या तुम 1/10 करोड़ से छोटा कर सकते हो, क्या तुम 1/100 करोड़ से छोटा कर सकते हो, क्या तुम कितना भी क्या तुम 10 टू दी पावर माइनस 10 करोड़ से भी छोटा कर सकते हो? इस डिफरेंस को f ऑफ x माइनस एल के को कर सकता हूं। अगर कर सकता हूं तो इसकी शर्त क्या है? फॉर ऑल x। अच्छा देखो शर्त को पढ़ने से पहले मान लो अगर ये एक एप्सिलन है तो उसके अनुपात में एक और कोई छोटा होगा नंबर, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल जैसे यहां हमको मिला था, अगर एप्सिलन से छोटा करना है तो ये भी आप एप्सिलन से छोटा कर दो, x और 1 का डिफरेंस। हर बार जरूरी नहीं है ऐसा हो, तो हमने कहा उसके अनुपात में, एप्सिलन के अनुपात में, एप्सिलन का अनुपात एक देने वाला जिसका नाम हम रख देते हैं डेल्टा, रख देते हैं कि बस भाई आप x और 1 के डिफरेंस को डेल्टा से छोटा ले लो। ऐसे सारे एप्सिलन के लिए एक डेल्टा तो होना चाहिए कि शर्त वाला कि x माइनस 1 के डिफरेंस को शर्त है इससे छोटा आप कर दो, तो f ऑफ x और l का डिफरेंस और फॉर ऑल, है ना, वो तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी पॉइंट बाहर निकल गया तो ये लिमिट नहीं होगी। एक भी गुनेगार छूट गया तो फिर ये बात नहीं हुई, है ना, कोई एक भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम प्रिसाइज मैथमेटिकल टर्म्स में नेक्स्ट वीडियो में ही फॉर्मुलेट करेंगे। इतना मेरे हिसाब से इतना आप लोगों के लिए इस वीडियो में समझना जरूरी है कि हमको f ऑफ x और l का डिफरेंस एप्सिलन से कम करना है, और उसकी एक शर्त होगी, और वो शर्त को सेटिस्फाई स्वयं प्रैक्टिकली तो f ऑफ x ही बताएगा कि मेरी शर्त क्या है। ये तो स्वयं f ऑफ x ही बताएगा कि तुम्हारी शर्त क्या। फॉर एन एग्जाम्पल सपोज दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमको इसकी लिमिट बतानी है एज x इज टेंडिंग टू 2। तो अगेन मैंने क्या कर लिया, गैस कर लिया। अभी मैं केवल गैसिंग का काम कर रहा हूं, गैस किया मैंने दैट l इज इक्वल्स टू 4, ऐसा मैंने गैस कर लिया, मेरी गुस्ताखी माफ करना। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि क्या मैं
एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डिफरेंस मुझे प्रूव करना है, क्योंकि नाउ आई हैव टू प्रूव करने का क्या तरीका कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डिफरेंस आप एक छोटा नंबर कर सकते हो, क्या उससे छोटा कर सकते हो। सपोज दैट मैंने यहाँ पे ले लिया छोटा एप्सिलन, जो मैं पिछले उसमें बात कर रहा था, एप्सिलन की जगह मैंने 1/10 ले लिया। अभी एप्सिलन को जो मैं बात कर रहा था 1/10 ले लिया। क्या आप मुझे, प्रूफ यहीं से चालू होता है क्वेश्चन से, क्या आप मुझे इसका डिफरेंस 1/10 से छोटा कर सकते हैं? देखते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 1/10। ठीक है, अब हमें देखो किससे मतलब है, एक फ्यूचर की बात हमको पहले से ही मालूम है कि x इज टेंडिंग टू 2, तो हम अगली किसकी डिफरेंस की बात करने वाले हैं, x और 2 की, क्योंकि बशर्ते x और 2 का डिफरेंस उतना छोटा हो जाए, है ना, एप्सिलन के अनुपात में छोटा हो जाए। तो एप्सिलन फॉर एन एग्जांपल 1/10 ले लिया, तो मुझे x माइनस 2 को एस्टिमेट करना है इनका डिफरेंस, क्योंकि बशर्ते शर्त मुझे बतानी है कि x माइनस 2 कहाँ जाना चाहिए, या इसकी एक लिमिट क्या, मतलब उसकी एक रेंज सी बता दो x माइनस 2 की, क्या x माइनस 2 इससे छोटा, तो उसके लिए ऐसा ट्रू हो जाएगा। ठीक है साहब, उसके लिए क्या करो, x प्लस 2। अब देखो सीधी बात है, क्योंकि एक और गुस्ताखी कर देता हूं मैं, चलो थोड़ी देर के लिए इसकी डोमेन कुछ ऐसी होगी, x बिलोंग टू 2 से 3, इस टाइप की कुछ डोमेन होगी सपोज दैट। तो अगर x प्लस 2, क्योंकि x इफ बिलोंगिंग टू 2 से 3, तो x प्लस 2 कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 4 से 5, है ना, इसकी वजह से। तो x माइनस 2 का मॉड, या फिर ये जो डिफरेंस है, हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि x और 2 का डिफरेंस हमें कितना छोटा करना पड़ेगा, जिससे कि मैं f ऑफ x की लिमिट को 4 बोल दूंगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस की बात, तो 1/10 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 4, है ना। अब क्योंकि मॉड ऑफ x प्लस 4 क्योंकि 4 से बड़ा है, देखो प्रीवियसली देखा ये सॉरी x प्लस 2, इट्स एक्चुअली x प्लस 2, अगेन हियर x प्लस 2। तो मॉड ऑफ x प्लस 2 देखो 4 से बड़ा है, क्योंकि x प्लस 2 4 से 5 है, तो इट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 4 एंड हेंस 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 2 इज लेस देन 1/4। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 किससे छोटा हो जाएगा, 1/10 इंटू 1/4, यानी कि 1/40। तो अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, अब इसको समझो। एग्जाम्पल से मैंने यही दिखाना चाहा, जैसे यहाँ पे हमारे एप्सिलन एक मिल गए थे, जरूरी नहीं है सब में एक ही मिले। फॉर एन एग्जाम्पल इधर पे क्या, अब इसको कैसे मैं पढ़ूंगा, f ऑफ x और 4 का डिफरेंस कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी लाइक। उसके लिए कह दो एप्सिलन एक्स स्क्वायर, सॉरी f ऑफ x और 4 का डिफरेंस मैं एप्सिलन से कम कर सकता हूँ, बशर्ते x और 2 का डिफरेंस 1/4 एप्सिलन से छोटा कर दो आप, यानी कि x और 2 का डिफरेंस आप एप्सिलन बाई 4 से छोटा कर दो, 1/4 इंटू एप्सिलन या एप्सिलन बाई 4, उससे छोटा आप कर दो, तो मैं कह दूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 या f ऑफ x और 4 का डिफरेंस एप्सिलन से छोटा हो गया। यही तो मुझे चाहिए था कि क्या मैं f ऑफ x और 4 का डिफरेंस एक एप्सिलन वो छोटा से भी छोटा उससे कम कर सकता हूँ क्या? यस, कर सकते हैं। कैसे? बशर्त है x और 2 का डिफरेंस एप्सिलन बाई 4 से छोटा हो जाए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही, और क्योंकि मैंने शुरुआत में कुछ बात करी थी, इसको मैं एक चीज़ और आपको दिखा देना चाहता हूँ, या एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो बात हमने करी थी, देयर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ये द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के ऑपरेशन के तौर पे इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे के अपोजिट हैं, अनडू कर देते हैं एक दूसरे को ऑपरेशन के तौर पे। ठीक है, तो अब हमने देखा जेईई एडवांस का सिलेबस डिटेल्स में कि ये इंटीग्रल है कि ये एरिया वाली प्रॉब्लम, ये टेंजेंट बेंजेंट वाली डिफरेंशियल वाली प्रॉब्लम, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भाई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो तो स्लोप हमें टेंजेंट 0 वगैरह चाहिए। तो ऐसे ऐसे हमारा सिलेबस प्रोसीड करेगा। थैंक यू।